Okay, we have talked about the introduction of database, MongoDB, NoSQL और MongoDB Compass के बारे में भी हम कल पढ़ चुके थे और मैंने आपको ये कहा था कि यहाँ से बल्कि मैंने ओपन करके भी दिखाया था कलेक्शन डेटाबेस कैसे ओपन करते हैं, कलेक्शन कैसे ओपन करते हैं। दो तरीके हैं डेटाबेस के साथ काम करने के। एक तरीका तो ये है कि आप खुद मैनुअली डेटाबेस क्रिएट करें, डेटाबेस के अंदर कोई कलेक्शन बनाएं और कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स बनाएं और फिर उसको कनेक्ट करें किसके साथ, अपने सर्वर के साथ। दूसरा तरीका यह है कि कोड फर्स्ट अप्रोच बनाएं। आप यहाँ पे मैनुअली कुछ भी ना करें, सारा कुछ कोड लिखें, वो खुद ब खुद ये सारा कुछ कर दे। यानी डेटाबेस भी खुद बन जाए, कलेक्शन भी खुद क्रिएट हो जाए और कलेक्शन के अंदर डॉक्यूमेंट्स फिर यूजर जो भी फॉर्म से या फ्रंट एंड से डेटा भेजे वो खुद ही आके उस कलेक्शन में एज अ डॉक्यूमेंट स्टोर हो जाए। So that's comparatively and relatively an easier one. So let me tell you the flow. इससे पहले मैंने एक डायग्राम में, if I can open that diagram again, 3 लेयर्स बताई थी, क्लाइंट, सर्वर और डेटाबेस। 3 टियर एप्लीकेशन कंप्लीट होती है इन 3 लेयर्स से, ठीक है। सो इफ आई कैन फाइंड दैट डायग्राम, यस दिस इज वन। अब हम ये सफर तय कर चुके हैं फ्रंट एंड से बैक एंड तक का। अब हमारा एक और सफर रह गया है एंड दैट इज हमने बैकएंड से जाना है डेटाबेस में और डेटाबेस ने हमें रिस्पांस देना है और रिस्पांस वापस किस पे आना है, सर्वर पे आना है और सर्वर ने उस रिस्पांस को शेप या रीशेप करना है, सजावट शुरुवट करके जो भी फॉर्मेटिंग करनी है करके वापस किसको भेजेगा, क्लाइंट को। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये सफर जो है ये नॉर्मली हम खुद नहीं करते। मैंने आपको ये बोला था कि डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। और हमारा सर्वर क्या समझता है, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट। मोंगोडीबी जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट को नहीं समझता और वाइसा वर्सा, ये सर्वर मोंगोडीबी को नहीं समझता। तो हम दरमियान में ना एक टूल इंट्रोड्यूस करवाते हैं यहाँ पे। इस टूल को हम कहते हैं जी, कल मैंने नाम बताया था, ODM, और ये ODM स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट मैपर। तो अब आप समझ गए हैं कि एक तरफ ऑब्जेक्ट होता है और एक तरफ, तो इनकी आपस में मैपिंग कराने के लिए एक टूल हमें चाहिए और उस टूल को हम क्या कहते हैं, मोंगूस। उस टूल को हम क्या कहते हैं, इट्स जस्ट अ सिंपल लाइब्रेरी जो कि हमें डेटाबेस के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करने की फैसिलिटी देती है। सारे ऑपरेशन से मुराद डेटाबेस क्रिएट करना, कलेक्शन क्रिएट करना, उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स को डिलीट करना, अपडेट करना, क्रिएट करना, इंसर्ट करना, सब कुछ कौन देगा फैसिलिटी, मोंगूस देगा। तो हम अपने बैकएंड पे एक और लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे मोंगूस, जो कि एज अ ब्रिज काम करेगी बिटवीन मोंगोडीबी डेटाबेस एंड आवर बैकएंड सर्वर। ये ODM एक ऑप्शन है। आजकल जो बेस्ट ऑप्शन है, which I didn't start yet actually teaching my students, Prisma ORM। उसकी वजह हो सकता है कि बाज कंपनीज बाकी सारी मन की टेक्नोलॉजीज यूज करें लेकिन डेटाबेस मोंगो के बजाय वो SQL यूज करें। और MySQL डेटाबेस है रिलेशनल, मोंगोडीबी है नॉन रिलेशनल। तो ऐसे केस में फिर हमें क्या क्या चेंज करना पड़ेगा, एक तो डेटाबेस चेंज करना पड़ेगा और डेटाबेस के लिए फिर ये ODM भी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रिज्मा, मतलब वैसे नाम बता रहा हूँ कि आपको पता नहीं, अगर प्रिज्मा सीख लेते हैं तो फिर पीछे डेटाबेस जो मर्जी चेंज हो जाए, ये प्रिज्मा रिलेशनल नॉन रिलेशन सबके साथ कंपैटिबल है। लेकिन ये जो ODM है ये सिर्फ किसके साथ काम करेगा, नॉन रिलेशन। समझ आई बात? क्योंकि आपको पता है रिलेशनल डेटाबेस डेटा को डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में सेव नहीं करते, रोज और कॉलम्स की फॉर्म में सेव करते। क्लियर हो गई बात? तो ये ODM मोंगूज क्या काम करेगा, हमारे लिए डेटाबेस क्रिएट करेगा, डेटाबेस के बाद कलेक्शंस क्रिएट करेगा, डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करेगा और अगेन बाकी सारे ऑपरेशंस करेगा। सो लेट्स गो and look into the mongoose, and before that we have to install the mongoose in our backend, ठीक है।
मैं यहाँ मोंगूज और मोंगूज की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में आऊंगा। तो सबसे पहली चीज हमें क्या करनी है, डेटाबेस क्रिएट करना है और फिर सर्वर और डेटाबेस का आपस में कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। ठीक, तो हम ये दो काम एक ही स्टेप में हो जाएंगे मोंगूज के साथ। सो लेट्स डू दैट। इसने यहाँ पे हिंट दिया है जी कि आप मोंगूज की लाइब्रेरी को रिक्वायर करें और फिर उस लाइब्रेरी के अंदर डॉट कनेक्ट का एक फंक्शन है, उस फंक्शन को आप ये यूआरएल दे दें। बस दो स्टेप्स में मोंगूज की मदद से आपका सर्वर और डेटाबेस आपस में क्या हो जाएगा, कनेक्ट। लेट्स डू दैट। हम npm से इसे इंस्टॉल करते हैं। और जब तक ये इंस्टॉल होता तब तक हम यहाँ पे अपने रूट फोल्डर में एक और फोल्डर बनाते हैं और उसको नाम दे देते हैं जी कन्फिग। जितनी भी डेटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन होगी हम इस फोल्डर में रखेंगे। और इस कन्फिग में हम एक और फाइल बना लेते हैं जी db.js। इसमें डेटाबेस का कनेक्शन रख लेंगे। इसमें एक्सपोर्ट कॉन्स कनेक्ट db नाम का एक फंक्शन बना लेते हैं और इस फंक्शन में हम ये MongoDB इंस्टॉल हो चुका, mongoose सॉरी। हम सबसे पहले ये काम करेंगे कि import using ES6 syntax, हम import वाला syntax यूज करेंगे तो हमने ये कर लिया। ठीक, सेकेंड स्टेप ये कहता है जी कि आप ये काम कर लें। सो आई एम जस्ट कॉपिंग दिस एंड पेस्टिंग इट। उसने फंक्शन नहीं बनाया, मैंने फंक्शन बना लिया, बिकॉज मैंने कनेक्शन इसी फाइल में यूज नहीं करना, कनेक्शन एस्टेब्लिश इधर करना है, यूज कहीं और जाके करना। मैंने कनेक्ट डीपी को यहाँ से क्या कर लिया, एक्सपोर्ट कर लिया। अब अगर आप जब MongoDB कंपास खोलते हैं तो ये चीज आपको लिखी हुई नजर आती है। कैसे? इफ आई कैन ओपन इट, ओपन नहीं हो रही, लेकिन कल जब ओपन हुई तो शुरू में, यानी MongoDB ये जहाँ लिखा हो ना 127.0.0.1, ये आपका लूप बैक आईपी होता है, यानी आपके अपने सिस्टम का आईपी एड्रेस होता है। इसको क्या बोलते हैं, ये फिक्स है, यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में 127.0.0.1 जहाँ भी लिखा होगा इसका मतलब वो उस सिस्टम का अपना एड्रेस होगा। तो चूंकि हमने अपने सिस्टम को ही सर्वर बना लिया तो MongoDB ये, और साथ में डेटाबेस डिफॉल्ट किस पोर्ट पे चलता है ये भी हमने कल देखा था MongoDB कंपास में। ये जो स्लैश लिखा हुआ है ना टेस्ट, ये जिस नाम से आप डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं ये वो नाम होगा। तो मैं, मेरा टू डू ऐप है ना हम बना रहे हैं, तो मैं क्या सेव करना चाहता हूँ, टू डूज, टू डू डीबी कर लें। ये टू डू डीबी के नाम से पहले भी बना हुआ, टू डू ही कर लें। डन हो गया जी। ओके, अब मैं चूंकि ये एसिंक्रोनस एक्सटर्नल एप्लीकेशन को कॉल जानी है ना, अब कोशिश करें कि इस फंक्शन को क्या करें, एसिंक, और इसको क्या करें आप, वेट बना लें। और देन आपको पता है क्या करता है एग्जैक्टली और यहाँ से मुझे सिर्फ क्या कहेगा जी, db कनेक्शन। ये बिल्कुल ऐसे ही जब ये फंक्शन कहीं कॉल होगा ना, तो जैसे ये मैसेज आ रहा है ना, सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट, ये भी हमने कंसोल लॉग में खुद ही लिखा हुआ है मैसेज। तो अब दो मैसेज आने चाहिए, सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट दिस और डीबी कनेक्शन इज सक्सेसफुल। ठीक, यहाँ तक भी कोई मसला नहीं है। अभी तक ये मैंने फंक्शन लिखा लेकिन इस फंक्शन को कहीं भी कॉल नहीं किया। सो MongoDB कंपास भी ओपन कर ही लेते हैं यार, ये ताकि मैं दिखाऊं भी ना कि ये खुद ही डेटाबेस क्रिएट करेगा, तो नजर भी आएगा हमें वहाँ पे।
ये यूआरएल है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, कि जो मोंगोडीबी है वो डिफॉल्ट इस पोर्ट पे चलता है, ठीक है। ये जो लोकल होस्ट है ना, ये उसी आईपी एड्रेस की मैपिंग है। आपको पता है, आप जो भी वेब पे एड्रेस लिखते हैं www.google.com, ये एड्रेस सिर्फ आपकी रीडेबिलिटी के लिए, बिहाइंड द सीन इस एड्रेस के साथ एसोसिएटेड एक आईपी है। नेटवर्क में असल वर्थ उस आईपी एड्रेस की है, इसकी नहीं, जो google.com है। बिल्कुल इसी तरह लोकल होस्ट का मतलब कि आपका ये जो लोकल सिस्टम है यही आपका होस्ट है। तो इसी को चाहे लोकल होस्ट लिख लें, चाहे 127.0.0.1 लिख लें, दैट वुड वर्क। कनेक्ट कर लें। अभी तक हमारे पास सिर्फ एक डेटाबेस है जो बना हुआ है ToDoDB के नाम से पुराना, ये तीनों डिफॉल्ट होते हैं। तो जब मेरा ये कोड चलेगा तो यहाँ एक और डेटाबेस आ जाना चाहिए जिसको क्या नाम है, To Do, जो मैं अभी बनाने की कोशिश में हूँ। If everything goes well, let me see if anything else needs to be implemented. Nothing. ठीक है, ये आगे मॉडल शॉडल क्या है वो भी बताता हूँ अगला स्टेप। सो अब हम ये चाहते हैं कि हमारा सर्वर डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन हमने कर ली, लेकिन अभी डेटाबेस कनेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपको पता है जब फंक्शन डिफाइन होता है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता जब तक उसे कॉल नहीं किया जाता। ठीक, तो मैं इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि जो ही सर्वर चले तो सर्वर के अंदर क्या कॉल हो जाए, डेटाबेस कनेक्ट करने वाला फंक्शन। तो जब वो कॉल हो जाएगा तो डेटाबेस हमारे बैकएंड से क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। लेट मी डू दैट। मैं कहूँगा जी इम्पोर्ट, अब चूंकि वहां से वो डिफॉल्ट नहीं है तो मैं कनेक्ट db config db.js, इसको मैं यहाँ से पकड़ूंगा और मैं कहूँगा जी कि जो ही ये सर्वर की फाइल चले ये फंक्शन कॉल कर दो। ठीक, जब वो फंक्शन कॉल हुआ तो मैंने कहा था 2 मैसेज आने चाहिए आपको, तो दोनों आ गए हैं जी। एक चल रहा है जी, सर्वर इज लिसनिंग एट पोर्ट 6000, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। और दूसरा क्या जी, डीबी कनेक्शन सक्सेसफुल, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस। ये कुछ वार्निंग्स हैं। Deprecation warning, Mongoose, the strict query option will be switched back to the false by default in Mongoose 7. Use mongoose.set strict query false if you want to prepare for this change, or use mongoose.set strict query true to suppress this warning. वो कह रहे हैं यार ये वार्निंग है, ये इससे रिलेटेड है, कोई अपग्रेडेशन हो रही है बात, अगर आप इसे सप्रेस करना चाहते हैं तो आप क्या कर लें, mongoose.set query true। अभी हमें वो नहीं चाहिए, हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो गया, हमें मैसेज आ गया दैट ओके, दैट वर्क्स फॉर अस। ठीक है, लेकिन दोनों चीजें हमारी कनेक्ट हो गई हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। वालेकुम अस्सलाम। नाउ हमारा कनेक्शन इज सक्सेसफुल, तो इसका मतलब है अब वी आर रेडी टू मेक। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ हमारा वो डेटाबेस बना या नहीं बना। सम टाइम ये होता है कि डेटाबेस बन जाता है, और सम टाइम ये होता है कि जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ना, जैसे रिकॉर्ड इंसर्ट करने का या रिकॉर्ड डिलीट करने का, प्रोबेबली पहला ऑपरेशन तो ये होता है कि हम इंसर्ट करेंगे तो फिर आके यहाँ कलेक्शन शो या डेटाबेस शो होता है। ठीक, तो अभी तक ये शो नहीं हो रहा, तो एक तरीका तो ये कि आप इसे रीस्टार्ट करके चेक कर लें, अगर फिर भी नहीं हो रहा तो डोंट वरी, अगर कनेक्शन सक्सेसफुल है तो वो थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट खुद ही हो जाएगा जब हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी भी नहीं हो रहा। सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हम इसको बंद कर देते हैं,
इसको भी बंद कर देते हैं और हमें सिर्फ ये वाली चीज चाहिए। हमें करना ये है कि हमने एक राउट बनाया था विच वॉज एड टू डू, और हम ये एक्सपेक्ट करें कि यूजर जो भी डेटा भेजेगा वो कहाँ जाएगा, डेटाबेस में जाएगा। लेकिन डेटाबेस में तब जाएगा जब यहाँ पहले वो रिसीव होगा, क्योंकि ऐड टू डू पे जो भी रिक्वेस्ट आती है वो कंट्रोल यहाँ पे आता है ना, ये भी हमने कल देख लिया था। तो हम यहाँ पे कुछ कुछ काम करेंगे, कुछ लॉजिक लिखेंगे। ये काम भी हमारा खत्म, यहाँ से इसको भी क्लोज कर दें, तो वी आर ओनली इन द कंट्रोलर। तो अभी अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूं स्लैश टू डू स्लैश न्यू, यही राउट था ना, तो मुझे क्या मिलेगा, and this is because I might have written the route in a wrong way. It's slash to do slash new, and what I'm writing is slash to do slash do. The only thing is request type is, अच्छा मैंने बोला था जी कि बाय डिफॉल्ट जब हमने सर्वर से कोई रिसोर्स लाना हो तो रिक्वेस्ट टाइप क्या होती है, गेट। जब सर्वर पे कुछ भेजना हो तो रिक्वेस्ट टाइप क्या होती है, पोस्ट। तो अभी जब मैंने, अच्छा ये पोस्ट क्या, इस पे आता हूँ। जब मैंने स्लैश टू डू स्लैश न्यू पे किया तो ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, स्लैश न्यू पे कौन सी रिक्वेस्ट आएगी, पोस्ट। इसलिए एरर दे रहा था। यहाँ मैंने पोस्ट लिखा था, वहां से क्या भेज रहा था, डिलीट भेज रहा था। ये समझ आ गया। तो जब इस पे कॉल आई तो इसने कॉल को किधर भेजा, ऐड टू डू, ये वाली स्ट्रिंग शो हो रही है ना। इसका मतलब है कि जब भी यूजर कोई नया रिकॉर्ड ऐड करेगा तो मैं इसे कहां भेजूंगा, इस फंक्शन में। इस फंक्शन से फिर कहां भेजूंगा, डेटाबेस। ठीक। So now let's try to receive the data sent by the client to the server on the server. कि क्लाइंट जो भी डेटा यहां से भेजेगा उसे हम कहां रिसीव करें, पहले सर्वर पे रिसीव करें। क्लाइंट से सर्वर पे डेटा भेजने के 3 तरीके, उन 3 में से पहला हम पढ़ेंगे। जब आप ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं ना, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में डेटा को रिक्वेस्ट की बॉडी में भेजा जा सकता है। रिक्वेस्ट की ना, HTTP रिक्वेस्ट के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है HTTP हेडर और दूसरा आता है HTTP बॉडी। ठीक है, लेट मी शो यू। वैसे बहुत सारे डायग्राम्स हैं, किसी भी सिंपल से डायग्राम को देख लें फिलहाल। बाकी चीजों को जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉम्प्लेक्स ही होंगे, काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है रिक्वेस्ट का। लेकिन 2 चीजें बड़ी जरूरी हैं, एक होता है रिक्वेस्ट हेडर और दूसरा होता है रिक्वेस्ट बॉडी। HTTP रिक्वेस्ट के ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो आप डेटा को रिक्वेस्ट हेडर में भी डाल के भेज सकते हैं और डेटा को रिक्वेस्ट बॉडी में भी डाल के भेज सकते हैं। रिक्वेस्ट हेडर में कुछ स्पेसिफिक ऑप्शंस का डेटा पास किया जाता है। नॉर्मली यूजर का डेटा रिक्वेस्ट हेडर में नहीं पास किया जाता, वो कहां पास किया जाता है, रिक्वेस्ट हेडर में यूजुअली रिक्वेस्ट का मेटा डेटा पास किया जाता है। सर्वर का एड्रेस क्या है, रिस्पांस क्या है, कोड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सजा कब वगैरह वगैरह, एजेंट्स क्या है, कौन सी फॉर्मेट एक्सेप्ट करेगा। तो मेटा डेटा हेडर में भेजा जाता है रिक्वेस्ट के। जो यूजर का डेटा है, ये जो कस्टम बॉडी, वो रिक्वेस्ट की बॉडी में भेजा जाता है। बहरहाल HTTP रिक्वेस्ट लुक्स लाइक दिस, कि उसके हेडर में भी कुछ इंफॉर्मेशन जा रही होती है और उसकी बॉडी में भी। अब बॉडी में देखें क्या जा रहा है, book ID equals to 1 2 3 4 5 and author equals to 10 and a 10 टैग पता ही है, लेकिन इस फॉर्म में डाटा जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मैं जब पोस्ट रिक्वेस्ट भेजूंगा तो जो बॉडी में डाटा भेजूंगा वो मैं इस टैब में आके यहाँ लिखूंगा। और डाटा किस फॉर्मेट में भेजूंगा, मैं रॉ, टेक्स्ट, जेसन, क्योंकि हमने भी जेसन ही फॉर्मेट पढ़ा ना। ठीक, तो पोस्टमैन से डाटा भेजने का तरीका क्या है, आप पोस्ट रिक्वेस्ट हो, उसकी बॉडी में आए, यहां से रॉ सेलेक्ट करें और यहां से जेसन सेलेक्ट करें। तो अब जेसन फॉर्मेट तो आपको पता है। ठीक, तो मैं भेजता हूं जी क्या, टू डू का टाइटल, टू डू की बॉडी, कुछ भी भेज दें। बॉडी में मैं कहता हूं जी
दिस इज टेस्ट टू डू बॉडी, और तीसरा स्टेटस, एंड दैट इज गोइंग टू बी, स्टेटस का मतलब टू डू कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है। अगर टू डू कंप्लीट हो जाएगा तो स्टेटस 2 हो जाएगा, और इनकम्प्लीट है तो क्या हो जाएगा। तो फिलहाल मैं ये डाटा भेजता हूँ। अब जब ये डाटा भेजूंगा तो ये डाटा किस में जाएगा, रिक्वेस्ट की बॉडी में। सर्वर पे रिक्वेस्ट यहां आएगी, तो मैं वो जो डाटा रिक्वेस्ट की बॉडी में आ रहा है ना, वो ये रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट तो मैंने आपको कहा था हर फंक्शन में अवेलेबल होता है, तो मैं यहां लिखूंगा जी REQ, ये उस दिन मैंने लॉक करके बताया था, REQ ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी, तो जितना भी डेटा आ रहा होता है ना क्लाइंट से, उसको मैं लॉग करके आपको बताता हूँ। वो मुझे कहाँ मिलता है, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में मिलता है। ठीक, तो क्लाइंट से जितना भी डाटा बॉडी के थ्रू आ रहा होता है वो किस में मिलता है। अब हम डाटा 3 तरीकों से भेजते हैं, या तो रिक्वेस्ट क्यूरी पैरम से भेजते हैं, या राउट पैरम से भेजते हैं, तो वो REQ डॉट पैरम्स, REQ डॉट क्वेरी, हम उसको भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम किस में भेज रहे हैं, बॉडी में भेज रहे हैं। अब मुझे ये अनडिफाइंड देगा यहाँ पे, ठीक है, यानी डाटा रिसीव होना चाहिए लेकिन शायद होगा नहीं। लेट्स सी, एवरीथिंग इज वर्किंग इन हियर। यहाँ से मैं डाटा भेज रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे मिल रहा है अनडिफाइंड। ठीक, अब एक काम आपको और करना पड़ता है कि आपको जो रिक्वेस्ट की बॉडी में डाटा आ रहा होता है ना, उसकी पार्सिंग करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है, पार्सिंग करनी पड़ती है। यानी वो, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक और पैकेज है जिसको हम कहते हैं जी बॉडी पार्सर एक्सप्रेस। ये वन टाइम आपको करना पड़ेगा, और ये क्या है, मिडलवेयर है। और मिडलवेयर कब चलता है, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो बॉडी रिक्वेस्ट बॉडी में आ रहा होगा, उसे ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, पार्स कर देगा। लेट्स सी, सबसे पहले आपको इसे इंस्टॉल करना है। उसके बाद सिर्फ आपने इस पार्सर को इंपोर्ट करके यूज करना है, लाइक दिस। ठीक, अगर आप जेसन डेटा भेज रहे हैं तो सिंपली बॉडी पार्सर डॉट जेसन। सो लेट मी कॉपी दिस, और हम क्योंकि ES6 का सिंटैक्स यूज कर रहे हैं, करना कहां पे है, बेसिकली सर्वर में। क्योंकि ग्लोबल मिडलवेयर जितने भी अप्लाई होते हैं वो कहाँ होते हैं, ग्लोबल मिडलवेयर का मतलब क्या होता है, ऐसा मिडलवेयर जिसने हर रिक्वेस्ट में चलना होता है। और ग्लोबल मिडलवेयर को कहाँ लिखते हैं, ऐप डॉट यूज में, क्योंकि इसने हर रिक्वेस्ट के बीच में क्या होता है, चलना होता है। ठीक है, सो इंपोर्ट बॉडी पार्सर फ्रॉम बॉडी पार्सर, और सेकंड ऑप्शन सिर्फ ये करना है, ऐप डॉट यूज। मैंने आपको कहा था ऐप डॉट यूज क्या है, ग्लोबल मिडलवेयर है, और उसके अंदर हम थर्ड पार्टी मिडलवेयर, मिडलवेयर के अंदर मिडलवेयर कॉल हो रहा है। बॉडी पार्सर खुद भी क्या है, ये थर्ड पार्टी मिडलवेयर है, गॉट इट, अलग से इंस्टॉल हुआ है। ऐप डॉट यूज अलग से इंस्टॉल नहीं हुआ, ये कौन सा मिडलवेयर है, एक्सप्रेस का अपना ग्लोबल मिडलवेयर है। और ऐप डॉट यूज में जो कुछ भी होता है वो हर रिक्वेस्ट में चलता है। क्लियर है बात। अब ये जो अनडिफाइंड वाला सीन था ना, वो नहीं आना चाहिए मेरे पास। फ्रेश सर्वर हैज बीन स्टार्टेड अगेन, और अगर कोई गलती नहीं की मैंने, तो अब ये जो डेटा मैं भेज रहा हूँ यहाँ से, ये मुझे रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में ये मिल रहा है। क्लाइंट से डेटा आया, सर्वर पे रिसीव हुआ। अनडिफाइंड आने की रीजन क्या थी, मुझे बीच में डेटा की पार्सिंग करनी है, जेसन में कन्वर्जन करनी है। अच्छा, आप कहेंगे वहां तो हम बना के जेसन भेज रहे थे, तो इसको ट्रस्ट नहीं है, कहते हैं नहीं मैं खुद भी पार्सिंग करूंगा अपनी मर्जी से। ठीक है, सो डेटा यहाँ रिसीव हो गया,
अब आप इस डेटा को, इसको तो बंद कर दें, इसका काम भी खत्म। इस डेटा को एक वेरिएबल में सेव कर लें, const to do equals to this। और करना क्या है, इस टू डू का मुझे सर्वर पे कंसोल तो करना नहीं था, कहां भेजना था, डेटाबेस में। डेटाबेस ऑलरेडी कनेक्ट हो चुका है, तो डेटाबेस कनेक्ट किसके थ्रू हुआ है, मोंगूज के थ्रू। तो डेटाबेस से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस कौन परफॉर्म करेगा, मोंगूज परफॉर्म करेगा। अच्छा, अभी हमने सिर्फ डेटाबेस का नाम दिया है कि टू डू नाम का डेटाबेस बना दो, उसके अंदर कलेक्शन कौन बनाएगा, ठीक। तो यहां पे हमें एक और काम करना होता है, और वो अगर आप यहां देखें, जब हमने मोंगूज किया था तो कनेक्टिंग मोंगू डीबी के बाद आया था डिफाइनिंग अ मॉडल, डिफाइनिंग अ मॉडल। इसका मतलब ये है कि हमने जो हमारा कलेक्शन बननी है ना, उस कलेक्शन की भी हमें यहाँ कोई स्पेसिफिकेशंस देनी है। यानी यूं समझे कि हमने यहाँ कलेक्शन को डिफाइन खुद करना है कि इस नाम से कलेक्शन बनाओ और उसमें जाके टू डू का डेटा रख लो। यहां तक समझ आ गया ना, ये इंडिपेंडेंट पार्ट था, फ्रंट एंड से डाटा बैकएंड पे लाना। अब अगला पार्ट डिफरेंट है कि बैकएंड तक डाटा पहुंच चुका है, वहां से उठा के किधर लेके जाना, डेटाबेस। अब लिंक एस्टेब्लिश हो चुका है, सर्वर डेटाबेस के साथ कनेक्टेड भी है, लेकिन उस डेटाबेस के अंदर कोई कलेक्शन भी तो होनी है ना। उस कलेक्शन को यहां हम एक नया फोल्डर बनाते हैं और इसको हम दे देते हैं मॉडल। और चूंकि ये मॉडल क्या होता है, बेसिकली आपको जो भी डेटा स्टोर करना होता है, आप उस डेटा को जिस कलेक्शन में सेव करते हैं, उस कलेक्शन का मेटा डेटा आपको बताना होता है। मिसाल देता हूं मैं, जैसे ये ब्लॉग स्टोर कर रहा है ना, तो वो बताएगा यार जो कलेक्शन बनाओ, उस कलेक्शन के कौन कौन से कॉलम होने चाहिए और हर कॉलम की क्या क्या डेटा टाइप होनी चाहिए। समझ आई बात। तो इसको हम कहते हैं, देखें, मॉडल्स आर डिफाइंड थ्रू द स्कीमा। स्कीमा कहते हैं स्ट्रक्चर को। तो इन शॉर्ट वर्ड्स हम यहां पे अपने कलेक्शन का स्कीमा डिफाइन करेंगे। हमने फॉर्मिक पढ़ा है ना, फॉर्मिक में हमने यप पढ़ा है ना, यप में हमने स्कीमा बिल्डिंग पढ़ी है ना। यप होता ही स्कीमा है, और होता क्या है यप में, यप होता ही स्कीमा है और तो होता ही कुछ नहीं है यप। उसमें हमने क्या किया था, फील्ड नेम और आगे डेटा टाइप और आगे रूल स्पेसिफाई किए थे ना, कि फर्स्ट नेम होगा, वो स्ट्रिंग होगा, वो रिक्वायर्ड होगा, वो वैलिड ईमेल होगा, वो एम्प्टी नहीं होगा। ये सारे क्या था, स्कीमा ही था। ये भी स्कीमा ही। तो मॉडल्स आर डिफाइंड थ्रू द स्कीमा इंटरफेस। और वो स्कीमा इंटरफेस कैसे बनाते हैं, लेट मी सी। हम यहाँ पे अगेन स्कीमा बनाएंगे मोंगूज के थ्रू, क्योंकि हमने कहा था कि डेटाबेस में जो भी एक्टिविटी होगी वो किसके थ्रू होगी, मोंगूज के थ्रू होगी। तो मैं मॉडल के अंदर जाके यहाँ बनाऊंगा टू डू SCHEMA स्कीमा डॉट JS। स्कीमा का मतलब स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर, कलेक्शन का स्ट्रक्चर। इसमें जाके पहला काम ये करूंगा, इंपोर्ट स्कीमा फ्रॉम ठीक होगी जी, क्लियर होगी बात। दूसरे नंबर पे क्या करना है हमें, दूसरे नंबर पे हमें बनाना है जी const to do schema equals to new schema this और this। ये जो तरीका है मैं इसको फॉलो कर रहा हूं। अच्छा, अगर मैंने आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन पढ़ाया होता ना, तो ये न्यू का कीवर्ड आपको आसानी से समझ आता है, लेकिन मैंने नहीं पढ़ाया शायद आपको कंस्ट्रक्टर फंक्शन। तो आप यूं समझें कि ये बेसिकली स्कीमा एक बिल्ट इन फंक्शन है।
तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन बेसिकली न्यू से कॉल होता है। सॉरी, न्यू तो प्रॉमिस के साथ, हाँ, तो न्यू भी, प्रॉमिस भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन ही था ना। जो प्रॉमिस हम खुद बनाते हैं, कंज्यूमर नहीं, प्रोड्यूसर कोड वाला प्रॉमिस, तो वो प्रॉमिस भी कंस्ट्रक्टर फंक्शन था, उस वक्त भी नाम यही बताया था आपको। तो ये फंक्शन कॉल है, उसकी निशानी क्या है कि क्लोजिंग विद पैरेंथेसिस, उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास हो रहा है, और ये ऐसे ही है इसका सिंटैक्स होना है। इसके अंदर आपको क्या बनाना है, वो स्ट्रक्चर बनाना है, वो स्कीमा बनाना है। अब मुझे बताएं कि मेरा जो टू डू है उसका स्कीमा क्या है। मुझे एक टाइटल की प्रॉपर्टी चाहिए जो क्या होगी, स्ट्रिंग, एक बॉडी की प्रॉपर्टी चाहिए जो क्या होगी, स्ट्रिंग, और एक स्टेटस की प्रॉपर्टी जो क्या होगी, बूलियन। दैट्स इट। आपको चाहिए जी एक TITLE टाइटल, और ये क्या होगी, कैपिटल स्ट्रिंग। दूसरी आपको क्या चाहिए जी, बॉडी, दैट शुड आल्सो बी अ स्ट्रिंग। तीसरी क्या होगी, स्टेटस, और ये क्या होगा, बस ये स्ट्रक्चर बन गया आपका। यानी अब जो डेटाबेस में जाके कलेक्शन बनेगी, उस कलेक्शन की कितनी फील्ड्स होंगी, जितनी आपने यहां दी होंगी। समझ आ गई बात। अब आखिरी बात, ये जो इसने कहा है ना, मॉडल्स आर डिफाइंड थ्रू द स्कीमा इंटरफेस, तो स्कीमा तो बन गया। अब इस स्कीमा की बेस पे हमने एक मॉडल बनाना है। क्या बनाना है, उसके लिए आप अगर नीचे आ जाए ना, थोड़ा सा नीचे, तो ये उसका कन्वेंशन है। ठीक, तो हम यहां पे कहेंगे हमें यहाँ पे मॉडल्स इस तरह बनाना है। कॉपी में कर लूं अगर, और पेस्ट कर लूं, मैं कर रहा हूं mongoose डॉट मॉडल। तो mongoose तो यहाँ पे इंपोर्ट ही नहीं कर रहा मैं, मुझे वो भी इंपोर्ट करना पड़ता। तो मैं क्या करता हूं, इस स्कीमा को यहाँ से हटा देता हूं, इसको मैं ये कर देता हूं, और इसको कर देता हूं MONGOOSE mongoose, और इसको कर देता हूं mongoose डॉट स्कीमा। और अब ये mongoose मुझे मिल गया। मुझे बेसिकली दो जगह पे mongoose यूज करना था, तो बजाय उस कन्वेंशन को फॉलो करके इस कन्वेंशन को फॉलो किया। ठीक, अगेन मॉडल्स आर क्रिएटेड थ्रू स्कीमा, तो स्कीमा में वो रूल्स डिफाइन होते हैं, वो बना लिए। अब ये जो स्कीमा आपने बनाया ना, इस स्कीमा को mongoose डॉट मॉडल के बिल्ट इन फंक्शन में पास करें। इस मॉडल को नाम दे दें कुछ भी, मैं इसे दे दूं जी 2, और इसकी जगह ये जो स्कीमा मैंने बनाया था वो, ठीक, ये आपको माई मॉडल की बजाय से क्या दे दें, 2। नॉर्मली ये नाम कैपिटल के साथ कन्वेंशन है कि लिखते हैं। अब ये जो टू डू लिखा है ना आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि डेटाबेस में जाके जो कलेक्शन बनेगी ना, वो इसी नाम से बनेगी जो नाम आप यहां देंगे, विद एस एट इट्स एंड। यानी यहां अगर आप टू डू देंगे तो टू डूज बन जाएगा, यहाँ कुछ भी देंगे, यहाँ यूजर देंगे तो डेटाबेस में कलेक्शन किस नाम से बनेगी, यूजर्स। यहाँ प्रोडक्ट देंगे तो डेटाबेस में किस नाम से बनेगी। क्लियर होगी बात। दैट इज ऑल। हमारा स्कीमा भी बन गया, सब कुछ बन गया। लेट मी सी इफ इट इज, कोई एरर आया तो अभी दिख जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर में। ये ओके हो गया सब। तो आपने क्या करना होता है जी, डेटाबेस से कनेक्टिविटी पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप आपने स्कीमा बनाना होता है, और तीसरा स्टेप उस स्कीमा को, यानी आपने मॉडल बनाना होता है। तो मॉडल का पार्ट ये है कि मॉडल में स्कीमा, मॉडल को स्कीमा चाहिए होता है, तो स्कीमा आप ऊपर बनाते हैं। ये कोई मुश्किल तो नहीं है। एक दफा करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये सारा फ्लो खुद ही समझ आ जाएगा। अब ये जो काम है ना, इसको मैं करता हूं जी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिस। तो मेरे ख्याल में इसको डिफॉल्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, या कर सकते हैं, लेट मी सी, कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये, चूंकि मुझे ये जो मॉडल है ना, ये जो है ना टू डू, ये इसको हम मॉडल कहते हैं। जो हमें mongoose डॉट मॉडल का फंक्शन रिटर्न करता है, इसको हम क्या कहते हैं, ये
टू डू का मॉडल है, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं यहां से एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो कंट्रोलर में जाके इसको मैं इंपोर्ट करूंगा, IMP इंपोर्ट टू डू, वही वाला टू डू कैपिटल के साथ जो अभी मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। फ्रॉम मॉडल टू डू स्कीमा, ठीक, डॉट JS, ठीक है। अब एक एरर जो हमने की है ना, वो कह रहा है जी मुझे लगता है कि मैंने ये जो चेंज किया ना, इसमें मैंने कोई गलती कर दी है, ये यहाँ से उसका डिफॉल्ट चेंज किया, ठीक है। सो लेट्स गेट अ सजेशन फ्रॉम हियर समवेयर। वो मैंने अलग अलग किया है, इसमें शायद मैंने सिंटैक्स में कोई गलती कर दी है। लो मोंगूज की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं, ठीक है, ये देखने के लिए। मोंगूज, हम npm डायरेक्टरी में गए थे ना, रीड द डॉक्स, ये काम मैंने किया है, इंपोर्ट mongoose फ्रॉम दिस, और यस ये काम सेकंड हमने मिस किया है। चाहे ये काम करने के हम ये कर लेते हैं स्कीमा, और फिर यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक। अब हमने यहाँ से सारा काम ठीक हो गया। अब हम कहीं और एरर कर रहे हैं, टू डू इज नॉट डिफाइंड, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू, लेट मी सी, एक दफा हम कंप्लीट देख ही लेते हैं फ्लोज का। न्यू स्कीमा, दिस दिस दिस, और इसका मॉडल नीचे बनाएगा mongoose डॉट मॉडल ब्लॉग और ब्लॉग स्कीमा, दैट्स इट। क्या सजेशन दे रहे हैं आप? दोबारा बोले। नहीं नहीं, यूज ना करने की वजह से वार्निंग देता है, एरर नहीं देता। वो ये कह रहा है जी एक्सपोर्ट डिफॉल्ट टू डू इज नॉट डिफाइंड, वो कह रहा है डिफाइन ही नहीं है टू डू। डिफॉल्ट के केस में कॉन्स्ट नहीं करना पड़ता, वो यूं करना पड़ता है, अगर डिफॉल्ट ना दे पुट कॉन्स्ट, और इस केस में फिर हमें यहाँ जाके यूं करना पड़ता। ये तो बेसिक वो रूल है ना। अब चल गया। आई बिलीव के स्कीमा को वो डिफॉल्ट, जैसे वो राउटर में उसको वो नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं करने देता था, उसको वो उसने कहा था, तो ये भी इसको याद रखिए। सो अब हमारा ये इंपोर्ट हो गया। अब हमने करना क्या था बेसिकली कि फ्रंट एंड से डाटा रिसीव करके बॉडी के जरिए यहां ले आए थे। अब हमने इस डाटा को कहां भेजना है? डेटाबेस में भेजना है। इट्स वेरी सिंपल, ऑल यू हैव टू डू इज, चूंकि हम अब डेटाबेस से बात करने लगे हैं तो इसको क्या होना चाहिए, एसिंक, और यहाँ पे AVAIT अवेट टू डू, जो ऊपर मॉडल हमने इंपोर्ट किया है, डॉट क्रिएट, और टू डू ये जो फ्रंट एंड से आया, ये जो क्रिएट का फंक्शन है ना, ये मोंगूज के बिल्ट इन फंक्शन है। क्रिएट, फाइंड, फाइंड बाय आईडी, फाइंड एंड अपडेट, फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, फाइंड एंड डिलीट, डिलीट, और ये सारे बिल्ट इन फंक्शन है किसके? तो जब मोंगूज का इंट्रोडक्शन दे रहा था तो मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस के साथ जितने ऑपरेशंस करने हैं वो हमें कौन हेल्प करेगा। अब ये फ्लो क्या, लेट मी रन इट, देन मैं इसका फ्लो एक दफा दोबारा बताऊंगा। अब अगर मैं ये चलाऊंगा तो अगर कोई एरर नहीं आएगा, सर्वर भी अगर क्रैश नहीं करेगा, सब कुछ ठीक है। अब डेटाबेस भी बन जाना चाहिए, उसके अंदर कलेक्शन भी बन जानी चाहिए, और उसके अंदर डॉक्यूमेंट भी बन जाना चाहिए, और ये इन्फॉर्मेशन सारी डॉक्यूमेंट बनी चाहिए। लेट्स सी, इसको एक दफा क्लोज करें। ये रिफ्रेश भी यहीं से होता है, कहाँ से होता है? And let's get back to this
connect database to do, हमने मॉडल का नाम क्या दिया था, टू डू, तो यहाँ क्या आ गया, to do's. I told you about that. Click it. This is test title and this is test to do everybody. और अगर आप यहाँ दोबारा आए और इसको 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें, इसको false कर दें, just to test it again. Everything goes well. If we come back, hit refresh. कहाँ से होगा पता नहीं refresh? यहाँ से. ठीक. So we have connected our front end with back end and back end with the database. अब बड़ा सिंपल काम है आगे सारा. मैंने कहा मोंगूज हमें सारे ऑपरेशंस देता है. अभी मोंगो ने क्या कहा, ऐड किया. अभी हम इसको मजीद इंप्रूव करेंगे, काफी ज्यादा इंप्रूव करेंगे, लेकिन बेसिक हमारा हो गया, डन, फ्लो हो गया. अब हम चाहते हैं जी कि मैंने ऊपर से अरे डिलीट कर दी है, जो अरे पहले बनाई थी खुद, वो डिलीट कर दी. अब हम चाहते हैं कि जब गेट ऑल टू डूज की रिक्वेस्ट आए ना, यानी इस राउट पे रिक्वेस्ट आए विच इज सिंपल टू डूज, तो फिर कौन सा फंक्शन चले, गेट ऑल टू डूज का. और गेट ऑल टू डूज में जो पहले अरे में डाटा आ रहा था, अब वो ऑल टू डूज कहां से लाए, डेटाबेस से लाए. तो दो काम, पहले तो अब ये रिक्वेस्ट डेटाबेस में जाएगी तो इसे क्या कर दें, और दूसरा वेट टू डू स्कीमा डॉट फाइंड. टू डू डॉट फाइंड क्या करता है, आपके डेटाबेस में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारों को उठा के ले आता है. किस कलेक्शन के सारे रिकॉर्ड, जिस कलेक्शन का मॉडल आपने दिया है पहले, टू डूज का. अब जब ये तो वापस कुछ नहीं ला रहा था ना, तो हमने इसे, इसके रिस्पॉन्स को वापस सेव नहीं किया था, तो ऑब्वियसली ये तो वापस भी लाएगा, तो हम इसे क्या कहेंगे जी, const to do's, और ये टू डूज रिस्पॉन्स में भेजेगा. ठीक. अब अगर मैं यहां जाके गेट की रिक्वेस्ट करूंगा /v1/to-dos, तो गेट रिक्वेस्ट I should get 2 to-dos that are stored in the DB. एक फ्लो समझना थोड़ा सा ट्रिकी जो आपके लिए हो सकता है, डेटाबेस कनेक्टिविटी प्लस स्कीमा बिल्डिंग, और उस स्कीमा के बाद उसको मॉडल में पास करके मॉडल रिटर्न करवाना. इसके अलावा कोई चीज, स्ट्रिंग, क्योंकि इमेज को हम डेटाबेस में कभी सेव नहीं करते. हम सर्वर पे एक फोल्डर बनाएंगे, जितने इमेजेस होंगे उनका पाथ डेटाबेस में सेव करेंगे, और इमेज फिजिकली अपने सर्वर पे रखेंगे किसी फोल्डर में. दैट्स द प्रोफेशनल रिकमेंडेड वे. तो इमेज की जो टाइप है वो स्ट्रिंग ही देंगे. अभी हम बहुत कुछ करेंगे, हमें स्कीमा को बड़ा एडवांस करेंगे. अभी तो बिल्कुल बेसिक सी बच्चों वाली चीज की है हमने. आई मीन आई हैड टू मेक द फ्लो क्लियर फर्स्ट, एंड आपको पता है पहले मीठी गोली होती है, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता उसमें. सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे. वी स्टिल आर, दूसरे दो भी बड़े सिंपल हैं, 2 मिनट है, कर लें. सो अब हमें करना है गेट टू डू बाय, और आईडी कहां से भेजेगा, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में भेजेगा यूजर, वैलिड आईडी भेजेगा. तो आईडी, ये लॉजिक तो हमने पहले से पढ़ी हुई है ना. तो ये करने के बजाय अब हम क्या करेंगे, वंस अगेन इसको क्या करेंगे, सिंक, इस पे आएंगे, क्या करेंगे, वेट टू डू डॉट फाइंड बाय आईडी, वो जो आईडी आ रही है वो उसको दे दे. ये रिटर्न क्या करेगा, सिंगल टू डू बाय आईडी क्या करता है, उस आईडी के अगेंस्ट सिंगल टू डू रिटर्न करता है. वो इसको आ जाएगा और बाकी सारा काम जैसे है वैसे ही रहेगा. डिफिकल्ट, वेरी सिंपल ना. लेट्स ट्राई इट. इसके लिए हमारे पास
राउट में क्या था, /to_do/id, और आईडी वैलिड होनी चाहिए ना, तो मैं इस आईडी को पिक कर लेता हूँ और /to_do/id एंड इट्स अ गेट रिक्वेस्ट। अपडेट, लेट्स सी, वापस आए, हमारा गेट ऑल टू डूज हो गया, इसे कोलैप्स कर दें, हमारा गेट टू डू बाय आईडी हो गया, इसे कोलैप्स कर दें, हमारा ऐड टू डू हो गया, इसे कोलैप्स कर दें, हमारा रह गया क्या, अपडेट टू डू। तो अपडेट के लिए भी आपको दो चीजें चाहिए, एक तो आईडी उस प्रोडक्ट की जिसको अपडेट करना है, और दूसरा बॉडी जो अपडेटेड बॉडी है। क्लियर? तो आईडी के लिए तो हम क्या करेंगे, req.para पैरम्स, और इसमें से क्या करेंगे, आईडी को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे, और बॉडी किस में आएगी, const body equals to req.dody, अभी जो बताया थोड़ी देर पहले, दोनों चीजें आ गई। अब क्या करना है, डेटाबेस में जाना है, async async करना है इसको, और इसको क्या करना है, वेट करना है, to do schema dot find by id and update, दो पैरामीटर्स लेता है, पहला पैरामीटर लेता है आईडी, दूसरा पैरामीटर लेता है बॉडी। अपडेटेड। अब हम यहाँ आएंगे जी, ये आईडी है और एंड पॉइंट क्या था, /to_do/update/id /to_do/update/id। तो अभी ये क्या है, ये चीज उठाएंगे, इसी को अपडेट करके देख लेते हैं, ठीक है। तो बॉडी में जाएं, रॉ में जाएं, जेसन में जाएं, इसमें जाएं, एरर क्यों दे रहा है, यानी डली, हाँ अब मैं कहता हूँ जी, दिस इज टेस्ट टाइटल अपडेटेड, तो दो ही तो टू डू है, एक को मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो अब मैं चेक करूंगा अपडेटेड वाला आया या नहीं आया, ठीक है। उसकी वजह पीछे में क्या कर रहा हूँ, गेट, तो यहाँ भी तो पुट करना है ना भाई, टू डू अपडेटेड, और अब तमाम टू डूज को गेट करके देखें कि उसमें अपडेटेड वाला टू डू आया या नहीं आया। आखिरी ऑपरेशन रह गया डिलीट, मंडे को करेंगे। फाइंड बाय आईडी एंड डिलीट वैसे फंक्शन है, आपको ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है, आखिरी। सो दैट्स वेरी मच इट। मंडे को मैं इन्हीं में थोड़ी सी इन्हांसमेंट, और अभी तो मतलब बिल्कुल बेसिक किया है, हम थोड़ा सा प्रोफेशनल वे में चलेंगे, लेकिन मंडे तक आप कोशिश